127 लोगों से भरा बोइंग 737 विमान एक तूफान में फंसकर अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लोगों की चीख पुकार के बीच पायलट इस प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर प्लेन किसी भी तरह उनके काबू में नहीं आता। पर सवाल ये उठता है कि ये दुर्घटना आखिर हुई क्यों और क्या इस हादसे में कोई जिंदा बच पाया। ये कहानी है भोजा एयर फ्लाइट 213 की। एक ऐसा प्लेन हादसा जिसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहें थी, और आज की इस वीडियो में हम इसी हादसे के बारे में आपको बताने वाले हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 अप्रैल 2012 की वो शाम पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 121 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स एक प्लेन में सवार होते हैं। भोजा एयरलाइंस की इस फ्लाइट 213 को कराची से इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, और ये पिछले 12 साल में इस एयरलाइन की पहली इवनिंग फ्लाइट होने वाली थी। ये 2 घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी और प्लेन कॉकपिट से लेकर पीछे पैसेंजर सीट तक पूरी तरह भरा हुआ था। इस फ्लाइट में बोइंग 737-236 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बोइंग 737-200 सीरीज का एक एडवांस वर्जन था, और ये भी इस हादसे के होने की एक अहम वजह बना, क्योंकि इस फ्लाइट के दोनों ही पायलट्स ने ये प्लेन उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। साथ ही इस दिन इस्लामाबाद में मौसम भी काफी खराब था और पायलट्स को इस तरह की कंडीशन में प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। दरअसल इस प्लेन की कमान 58 साल के कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी के हाथों में थी, जो एयरफोर्स पायलट रह चुके थे और उनके पास 10,000 से ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में को पायलट की जिम्मेदारी 53 साल के जावेद मलिक के कंधों पर थी, जो कैप्टन की तुलना में काफी लेस एक्सपीरियंस्ड थे। मगर कैप्टन आफरीदी की तरह ये भी कमर्शियल पायलट से पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे चुके थे, और इनके पास कुल मिलाकर 2,832 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कमाल की बात तो यह है कि कमर्शियल पायलट बनने के बाद इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस कैप्टन आफरीदी के साथ ही हासिल किया था। इनके बीच इतनी पक्की दोस्ती थी कि सिर्फ कैप्टन आफरीदी के साथ काम करने के लिए ही जावेद मलिक ने अपनी पिछली एयरलाइन छोड़कर भोजा एयर को ज्वाइन किया था। अब वैसे तो इन दोनों ही पायलट्स के पास बोइंग 737-200 विमान को उड़ाने का ठीक ठाक अनुभव था, मगर इस सीरीज के एडवांस एयरक्राफ्ट यानी 737-236A को इन्होंने सिर्फ 82 घंटे फ्लाई किया था। इतना ही नहीं, कैप्टन आफरीदी की पिछली एयरलाइन शाहीन एयर इंटरनेशनल ने उन्हें बोइंग की एडवांस सीरीज के लिए ट्रेन करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनके सुपरवाइजर द्वारा वो ट्रेनिंग ये कहकर बीच में ही रोक दी गई थी कि कैप्टन आफरीदी ऑटोमेटेड फ्लाइट डेक को इफेक्टिवली और सेफली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भोजा एयर में उन्हें 737-236A विमान का कैप्टन बनाया गया, और प्लेन में सवार 121 पैसेंजर को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो पायलट उन्हें कराची से इस्लामाबाद पहुंचाने वाले हैं उनको इस प्लेन की फंक्शनैलिटी तक की भी जानकारी नहीं है। और शाम में करीब 5 बजे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद प्लेन को रनवे की तरफ पुशबैक करने की प्रक्रिया शुरू होती है, और 10 मिनट के अंदर यह प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाता है। फ्लाइट का पहला 1 घंटा बहुत ही सुकून के साथ बीतता है और प्लेन में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। पैसेंजर्स भी इस छोटी सी जर्नी और प्लेन से दिखने वाले सनसेट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि अगले 1 घंटे के अंदर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सही मायनों में देखें तो सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि इस पूरे प्लेन को ही इस फ्लाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था।
दरअसल पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CIA की नज़रों में भोजा एयर के पास बोइंग 737-200 का कोई एडवांस वर्जन नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में यही दिखाया गया था कि भोजा एयर के पास बोइंग 737 के बेस मॉडल्स हैं। इतना ही नहीं, भोजा एयर के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पायलट्स को सिर्फ बोइंग 737 के बेस मॉडल्स के लिए ट्रेन किया जा रहा था। साथ ही CIA ने 737-236 विमान को एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया था। और इस सब के बावजूद CIA द्वारा भोजा एयर को ये प्लेन उड़ाने व इसमें पैसेंजर्स को कैरी करने की परमिशन दी गई थी। इससे पता चलता है कि एयरलाइन करप्शन में डूबी हुई थी, जिसमें CIA के ऑफिशियल्स भी शामिल थे और इनके इस करप्शन की कीमत 121 बेगुनाह लोग अपनी जान देकर चुकाने वाले थे। खैर, जैसा कि हमने बताया, फ्लाइट में 1 घंटा बहुत ही सुकून के साथ बीतता है और 6:10 पर जब प्लेन अपनी मंजिल के नज़दीक आना शुरू करता है, तब पहली बार पायलट को वो तूफान दिखाई देता है जिसकी वार्निंग उन्हें स्टार्टिंग में दी जा चुकी थी। ये एक अच्छा खासा तूफान था जिसमें बादलों की गरज, बिजली की चमक, तेज हवा और मूसलाधार बारिश शामिल थी। मगर इसके बावजूद पायलट इस तूफान को बहुत ही लाइटली लेते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट्स के जरिए पैसेंजर्स को ये इन्फॉर्म करवा देते हैं कि तूफान की वजह से थोड़ा टर्बुलेंस महसूस हो सकता है, इसलिए कोई घबराए नहीं। दोनों पायलट गाते गाते और एक दूसरे से मजाक करते हुए प्लेन को आगे बढ़ाते जाते हैं और तूफान के काफ़ी नज़दीक आने के बाद वेदर रेडार की इन्फो को देखकर उन्हें पहली बार ये एहसास होता है कि तूफान वाकई बहुत तेज़ है और उन्हें शायद किसी ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। इस सिचुएशन में उनके पास लाहौर और पेशावर ये 2 ऑप्शन थे, मगर क्योंकि लाहौर में हल्की तूफान की वार्निंग दिखाई दे रही थी, ऐसे में पेशावर एक सबसे सेफ ऑप्शन नजर आ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर जावेद मलिक सजेस्ट करते हैं कि उन्हें पेशावर का रुख करना चाहिए, मगर कैप्टन आफरीदी उनके सुझाव को ये कहते हुए डिसमिस कर देते हैं, इस्लामाबाद पहुंचने में ऊपर वाला यानी गॉड हमारी मदद करेगा। और ये कहकर वो प्लेन को उसकी मंजिल यानी इस्लामाबाद की तरफ ले जाना जारी रखते हैं। जावेद मलिक कैप्टन आफरीदी को अपना मेंटोर मानते थे, इसलिए उनके फैसले पर वो किसी भी हाल में सवाल नहीं उठा सकते थे। इस तरह भगवान के भरोसे पर यह फ्लाइट इस्लामाबाद के तूफान की तरफ बढ़ जाती है। अपने सामने तूफान देखकर पायलट के मन में आता है कि क्यों ना एयरपोर्ट के दूसरी तरफ जाकर रनवे पर दूसरे सिरे से लैंड किया जाए। यही सोचकर वो ATC से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें तूफान के बीच कोई गैप नजर नहीं आ रहा, ऐसे में क्या वो एयरपोर्ट को पश्चिम दिशा से अप्रोच कर सकते हैं। ATC की तरफ से जवाब आता है कि पश्चिम की तरफ से भी तूफान में कोई गैप नहीं है, मगर साउथ वेस्ट की तरफ एक छोटा सा गैप जरूर है जो तेजी से छोटा होता जा रहा है। हालांकि पायलट को सिखाया गया था कि तूफान में 5 मील की रेंज के अंदर कभी फ्लाई नहीं करना है, मगर फिर भी वो रिस्क लेकर साउथ वेस्ट में मौजूद इस गैप की तरफ बढ़ जाते हैं जो 5 मील बहुत छोटा था। सामने एक बहुत बड़ा खतरा था और हालात काफी नाजुक थे। इसके बावजूद कॉकपिट का माहौल एकदम शांत था और दोनों पायलट आपस में हल्की फुल्की हंसी मजाक करते हुए प्लेन को आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही अभी तक प्लेन में कोई खास टर्बुलेंस भी महसूस नहीं किया गया था, लेकिन जैसे जैसे प्लेन अपनी ऊंचाई कम करता है, तूफान और ज्यादा खतरनाक होता जाता है और अब नीचे आने के साथ ही कॉकपिट में बिजली की चमक और प्लेन में टर्बुलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय प्लेन और रनवे के बीच सिर्फ 15 मील की दूरी रह गई थी, जबकि वेदर रेडार बता रहा था कि तूफान का सेंटर पॉइंट 14 मील दूर है। यानी रनवे तक पहुंचने के लिए प्लेन को सेंटर ऑफ द स्टॉर्म से गुजरना ही था। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को इस वार्निंग की तरफ पॉइंट करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वेदर रेडार देखकर कैप्टन प्लेन को पेशावर की तरफ मोड़ दें, लेकिन कैप्टन आफरीदी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता और वो प्लेन को साउथ वेस्ट की तरफ ले जाना जारी रखते हैं। अब इस पॉइंट पर बारिश का पानी प्लेन की विंड स्क्रीन पर गिरना शुरू हो जाता है।
साथ ही तूफान के जिस गैप की तरफ ये बढ़ रहे थे वो भी तेजी से भरने लगता है। इस सब के बावजूद कैप्टन प्लेन को रनवे की तरफ अलाइन करके लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हैवी टर्बुलेंस होने के बावजूद ऑटो पायलट की मदद से वो प्लेन का रुख रनवे की तरफ रखते हैं और इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स को लो करके लैंडिंग गियर को डाउन कर देता है। लेकिन लैंडिंग गियर के नीचे आते ही अचानक प्लेन पर सामने से हेडविंड का एक तेज झोंका टकराता है और इसकी वजह से प्लेन की एयर स्पीड 190 से बढ़कर 220 नॉट्स तक पहुंच जाती है। ये देखकर कैप्टन पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि इतने एडवांस एयरक्राफ्ट का ऑटो थ्रॉटल स्पीड को इतना ज्यादा कैसे बढ़ने दे सकता है। उन्हें लगता है कि प्लेन के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है और उसने प्लेन की रफ्तार को बढ़ा दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि यहाँ प्लेन की स्पीड को अंदर से नहीं बढ़ाया गया था, बल्कि प्लेन के बाहर बह रही हवा की रफ्तार तेज हो गई थी। इससे पता चलता है कि दोनों पायलट इस सिचुएशन में पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन प्लेन के बाहर की हवा अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई? इसका जवाब था माइक्रोबर्स्ट। असल में माइक्रोबर्स्ट उस हवा को कहते हैं जो तूफान के समय बादलों से नीचे की तरफ गिरती है और जमीन से टकराकर बहुत तेजी से चारों दिशाओं में फैल जाती है। फ्लाइट 213 से जो हवा का झोंका टकराया था वो माइक्रोबर्स्ट से ही निकला था, क्योंकि प्लेन इस समय तक माइक्रोबर्स्ट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस सब के बारे में पायलट्स को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि प्लेन घने बादलों से घिरा हुआ था और उसके अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो माइक्रोबर्स्ट के बारे में इंडिकेट करे। उन्हें बस इतना ही पता था कि प्लेन की स्पीड जरूरत से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इस सिचुएशन में पायलट को इंजन की पावर कम करके स्पीड को घटाना चाहिए था, पर वो खुद से कुछ तय ना करके ऑटो पायलट के साथ ही जाना तय करते हैं और ऑटो पायलट के लिए टारगेट 170 नॉट्स की स्पीड तय कर देते हैं। इस तरह कुछ ही देर में ऑटो पायलट इंजन की पावर कम करके स्पीड को 170 नॉट्स पर ले आता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। मगर ये तो अभी परेशानियों की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि माइक्रोबर्स्ट से निकली हवा एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दिशाओं से प्लेन को हिट करती है। दिक्कत की बात यह थी कि दोनों ही पायलट को इस सिचुएशन से निकलने का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्हें इसके लिए कभी ट्रेन ही नहीं किया गया था। खैर, हेडविंड से किसी तरह बचकर निकलते ही कुछ ही पलों में एयरक्राफ्ट का सामना माइक्रोबर्स्ट की दूसरे अटैक से होता है, जिसे डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। इसमें हवा का ताकतवर झोंका प्लेन पर ऊपर की तरफ से सीधा नीचे की ओर प्रेशर डालता है। अब जैसे ही प्लेन डाउन ड्राफ्ट की चपेट में आता है तो ये अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है और ये देखकर पायलट भी पूरी तरह हैरान परेशान रह जाते हैं। प्लेन का ऑटो पायलट इसे ऊपर रखने के लिए नोज को ऊपर की तरफ कर देता है, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि चंद सेकंड्स के अंदर प्लेन 1000 फीट नीचे आ जाता है और प्लेन का विंडशील्ड अलार्म बजने लगता है। पायलट से लेकर पैसेंजर तक प्लेन में सब लोग पूरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं। सबको लगता है कि प्लेन अब जमीन पर क्रैश हो जाएगा, मगर तभी डाउन ड्राफ्ट खत्म हो जाता है और उसके खत्म होते ही प्लेन नीचे गिरना बंद कर देता है। हालांकि अब प्लेन का ऑल्टीट्यूड सिर्फ 9000 फीट रह जाता है, जो ग्लाइड स्लोप अचीव करने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ आकर ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है और कैप्टन प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में नहीं आता, और वो था इंजन। असल में प्लेन का ऑटो थ्रॉटल अभी भी कनेक्टेड था और ये प्लेन की रफ्तार को 170 नॉट्स पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैप्टन और को पायलट इस बात से अनजान थे। उन्हें लगता है कि ऑटो थ्रॉटल जरूरत के हिसाब से प्लेन की स्पीड को घटा बढ़ा सकता है, पर ऐसा नहीं था। ऑटो थ्रॉटल का काम प्लेन को सिर्फ एक तय की गई स्पीड में मेंटेन करना होता है, ना कि खुद से कम या ज्यादा करना। और इतनी बेसिक सी जानकारी दोनों में से किसी पायलट को नहीं थी।
खैर डाउनड्राफ्ट से गुजरने के बाद प्लेन का सामना माइक्रोबर्स्ट के अगले और सबसे खतरनाक अटैक टेल विंड यानी पीछे से आने वाली हवा से होता है। जैसे ही टेल विंड का एक तेज झोंका प्लेन पर पीछे से टकराता है, उसकी रफ्तार अचानक 170 नॉट से गिरकर 140 नॉट्स पर आ जाती है और प्लेन अपनी स्टेबिलिटी खोने लगता है। अब इस सिचुएशन से निकलने का सिंपल सॉल्यूशन ये था कि पायलट प्लेन के इंजन को फुल पावर पर पुश कर देते, पर इसकी जगह वो ऑटो थ्रॉटल के भरोसे बैठे रहते हैं और कंफ्यूजन में प्लेन को स्टेबल करने के लिए उसकी नोज को डाउन कर देते हैं। इससे प्लेन की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो स्टेबल हो जाता है, मगर इसके साथ ही वो तेजी से अपना ऑल्टीट्यूड भी खोने लगता है। रनवे अभी भी काफी दूर था और प्लेन नीचे जमीन के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। इसी दौरान प्लेन का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म बजने लगता है, जो प्लेन को ऊपर से जाने के लिए कहता है। अब सही मायनों में पायलट को यहाँ प्लेन की नोज को ऊपर करके उसके इंजन को फुल पावर देना चाहिए था, मगर दोनों में से किसी पायलट के मन में ये करने का ख्याल नहीं आता। वो यही सोचकर कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्लेन की रफ्तार आखिर बढ़ क्यों नहीं रही है। हर एक बीतते सेकंड के साथ प्लेन की रफ्तार और ऑल्टीट्यूड कम होता जाता है। तभी अचानक प्लेन की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पायलट एक पल के लिए चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मगर ऐसा नहीं था। असल में प्लेन माइक्रोबर्स्ट से निकली टेल विंड से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से ऑटो थ्रॉटल इसको वापस से 170 नॉट्स पर मेंटेन कर रहा था। स्पीड में आए इसी बदलाव को देखकर पायलट खुश हो रहे थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना एक और माइक्रोबर्स्ट से होने वाला था, जो पिछले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पिछले माइक्रोबर्स्ट की तरह ही प्लेन का सामना सबसे पहले हेडविंड से होता है, जिसकी वजह से अचानक प्लेन की एयर स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे 170 नॉट्स पर मेंटेन करने के लिए ऑटो थ्रॉटल इंजन की पावर को घटा देता है। पिछली बार की तरह ही हेडविंड के गुजरते ही प्लेन का सामना एक जबरदस्त डाउन ड्राफ्ट से होता है और प्लेन एक बार फिर तेजी से अपना ऑल्टीट्यूड खोने लगता है। इसी के चलते कॉकपिट में एक बार फिर से ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म सुनते ही हड़बड़ाहट में पायलट प्लेन की नोज को एकदम से ऊपर की तरफ कर देते हैं, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो इंजन की पावर बढ़ाने के लिए लीवर को हाथ तक नहीं लगाते। इससे साबित होता है कि कैप्टन ने ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को हद से ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि ऑटो थ्रॉटल प्लेन को जरूरत के हिसाब से पावर देगा, पर सच्चाई यही थी कि वो सिर्फ प्लेन को 170 नॉट्स की स्पीड पर लाने का ट्राई कर रहा था और ये रफ्तार माइक्रोबर्स्ट से निकलने के लिए बहुत कम थी। जैसे तैसे प्लेन डाउन ड्राफ्ट से निकलता है, लेकिन तभी टेल विंड इसे अपनी चपेट में ले लेती है और रफ्तार कम होते ही ये तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। प्लेन को स्टेबल करने के लिए मजबूरी में पायलट को फिर से इसकी नोज डाउन करनी पड़ती है। इससे प्लेन को वो ज़रूरी रफ्तार मिलती है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी, मगर रफ्तार के बढ़ते ही ऑटो थ्रॉटल इंजन की पावर को कम करना शुरू कर देता है ताकि प्लेन 170 नॉट्स पर मेंटेन रहे। यानी जिस मोमेंट में प्लेन को स्पीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऑटो थ्रॉटल उसी समय से स्लो कर रहा था। इसी दौरान ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म फिर से बजता है और पायलट को प्लेन की नोज ऊपर करनी पड़ती है, मगर नोज ऊपर होने से प्लेन अपनी रफ्तार खो देता है और बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है। ऐसे में इस फ्री फॉल को रोकने के लिए पायलट फिर से प्लेन की नोज नीचे करते हैं, मगर ऐसा करते ही ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इसी जद्दोजहद के दौरान प्लेन का ऑल्टीट्यूड लगातार कम होता जाता है। हैरानी की बात यह थी कि थ्रॉटल को बढ़ाने वाला लीवर, जिसे आगे की तरफ पुश करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता था, पायलट उसे टच भी नहीं करते। एक बार भी उनके मन में एक ख्याल नहीं आता कि ऑटो थ्रॉटल को डिस्कनेक्ट करके इंजन्स को मैनुअली पावर किया जाए। को पायलट जावेद मलिक चिल्लाते हुए लैंडिंग को अबॉर्ट करके प्लेन को वापस उड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन अपना ऑल्टीट्यूड पूरी तरह खो चुका होता है
और ये रनवे से करीब 7.85 किलोमीटर पहले रावलपिंडी के एक छोटे से गांव हुसैनाबाद में क्रैश हो जाता है। प्लेन के ग्राउंड से टकराते ही इसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसमें प्लेन के टुकड़े 2 किलोमीटर दूर तक जा गिरते हैं। और प्लेन में मौजूद सभी 127 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि इस क्रैश के होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजन थे। प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने के बावजूद एयरलाइन द्वारा पायलट से एयरक्राफ्ट फ्लाई करवाना, पायलट्स को तूफान में फ्लाई करने का एक्सपीरियंस ना होना, कैप्टन द्वारा हालातों को हद से ज्यादा हल्के में लेना, या फिर कैप्टन द्वारा को पायलट की बात ना सुनना। इनमें से इस क्रैश के होने का सबसे अहम रीजन क्या था, ये आप खुद तय कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।